स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जो है तैयारी शुरू कर चुके हैं सक्षमता परीक्षा की, और बिहार सरकार ने जो है सक्षमता परीक्षा से संबंधित जो भी गाइडलाइंस है वो शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है और बिहार बोर्ड को भेज दिया गया है। परीक्षा के आयोजन की तिथि घोषित कर दी गई है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग क्लास शुरू करते हैं तथा साथ ही साथ एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे। और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आएगा तो सबसे पहले उसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा। आइए हम लोग एक एक प्रश्नों को उसके उत्तर के डिस्क्रिप्शन के साथ देखेंगे, व्याख्या सहित हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत को श्रीलंका से पृथक करती है। भारत को श्रीलंका से कौन अलग करती है? अगर हम लोग भारत का मैप देखें तो भारत के मैप में थोड़ा सा इसमें फ्री हैंड बनाने में ये दिक्कत है। यहाँ पर जो हमारा राज्य है तमिलनाडु, वहाँ उसके किनारे जो है हिंद महासागर लगता है, और वहाँ पर करीब में नीचे जो है हमारा ये जलीय पड़ोसी देश श्रीलंका स्थित है। जो भारत और श्रीलंका को स्थल सीमा तो कहीं पर टच नहीं होता है, लेकिन जो जलीय सीमा के द्वारा अलग किया जाता है उसका नाम है पाक जल संधि। याद रखिएगा, पाक जल संधि के द्वारा जो है भारत और श्रीलंका पृथक होता है। और यह पाक जल संधि जो स्थित है यहाँ पर कौन महासागर है? तो भारत के नाम पर ही, हिंदुस्तान के नाम पर ही स्थित हिंद महासागर है। और हिंद महासागर के पाक जल संधि के द्वारा जो है भारत और श्रीलंका अलग अलग होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कि भारत तथा चीन के बीच जो सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, उसको किस नाम से जाना जाता है? भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जो हमारे भारत का मैप है जिसमें भारत की जो सीमा है वो 7 स्थलीय पड़ोसी देश से लगता है। पश्चिम से अगर हम लोग शुरू करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सभी देशों से सीमा लगता है। जिसमें जो रेड क्लिफ रेखा है, ऑप्शन में जो हमारे रेड क्लिफ रेखा है, तो याद रखिएगा सर जॉन रेड क्लिफ के नेतृत्व में यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी। तो यह भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। लेकिन मैक मोहन के द्वारा जो है भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा खींची गई है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कि भारत तथा चीन के बीच की जो सीमा रेखा है वह मैक मोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। और डुरंड रेखा जो है वह वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। पहले जो भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, पूरा जो हमारा ये भारत था, संगठित भारत, तो उस वक्त जो है अंग्रेजों ने डुरंड रेखा खींच करके अफगानिस्तान को अलग किया था। अभी जो इस प्रश्न का दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है कि भारत तथा चीन के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो मैकमोहन लाइन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा नहीं लगती है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश इनडायरेक्टली यह भारत का ही अंश है, तो इन दोनों के साथ तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा रेखा लगती है। भूटान के साथ भी लगता है। जो देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा रेखा नहीं लगती है वह देश है श्रीलंका, जो कि भारत को ये पाक जल संधि के द्वारा भारत श्रीलंका अलग होता है, यानी ये हिंद महासागर में स्थित देश श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो सबसे लंबा जो है वो किस देश के साथ लगती है? यहाँ पर अगर हम लोग भारत के मैप को ज़रा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ गुजरात से शुरू होकर के गुजरात, राजस्थान, इन सारे राज्यों से सीमा लगते हुए पंजाब और जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान की सीमा लगती है। फिर इधर बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से नेपाल की सीमा लगती है। फिर चीन की सीमा जो है लद्दाख में भी लगती है, पीछे सिक्किम में भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश में भी लगती है। और बांग्लादेश जिसकी सीमा जो है ये पश्चिम बंगाल और पूर्ववर्ती राज्यों से लगती है। अर्थात जो है ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि बांग्लादेश की सीमा जो है हमारे सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला देश है। यानी जो पश्चिम बंगाल राज्य है, इधर असम राज्य है, इन सारे राज्यों से जो है बांग्लादेश की सीमा लगती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे लंबी जो तटीय सीमा रेखा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, वह बांग्लादेश की लगती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बांग्लादेश पहले पूर्वी बंगाल हुआ करता था, बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना। लेकिन 1971 में शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के एक लीडर हुए और उन्होंने जो है पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश पृथक किया था, अलग किया था।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 है कि गारो, खासी और जयंतियाँ पहाड़िया संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। ये जो जयंती है पहाड़ी है, गारो, खासी और जयंतिया के नाम से जो पहाड़ी हैं, यह पूर्वोत्तर हिमालय का पहाड़ी भाग है। अर्थात इसका जो 5वां नंबर प्रश्न है उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोंकण तट जो तटीय इलाका है भारत के अन्य राज्यों का, इसमें जो है इधर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, इन सारे राज्यों से जो है वो भारत के जो सारे राज्य हैं ये तटीय प्रदेश हैं, यानी इसके बाद जो है भारत की स्थिति समुद्र से लगती है। तो कोंकण तट जो नाम है वो कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्र है। कोंकण तट जो क्षेत्र है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी गोवा से दमन तक के क्षेत्र को जो है वह कोंकण तट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप जो है यह भारत के कौन से, भारत 3 ओर से जो है यह घिरती है। भारत की जो स्थिति है वो 3 ओर से तटीय प्रदेश है, यानी 3 ओर से समुद्र से घिरती है। पश्चिम में अरबियन सागर है, यहाँ पर जो है सबसे दक्षिण में हिंद महासागर है, और इस इलाके में जो है बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है। तो भारत का जो लक्षद्वीप है या द्वीप समूह जो है यह यहाँ जो अरबियन सागर में यानी अरब सागर में स्थित है। अर्थात 7वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर होगा कि लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित ये द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी की लंबाई का सबसे अवरोही क्रम है, यानी घटते क्रम में कौन सी नदियों की लंबाई है। भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों का हम एक अलग सीरीज बनाए हैं, वो भी हम आप लोगों से शेयर कर देंगे कमेंट में ही, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। भारत की कौन सी नदियाँ कहाँ से बहती है और वो कहाँ जाकर के गिरती है, ये सारी जानकारी डिटेल्स में उसमें दिया गया है, तो आप उस वीडियो से भी नदियों के बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन है 8वां कि भारत की जो नदियां हैं इसका अवरोही क्रम कौन सा है। तो भारत की नदियों का जो सबसे सही अवरोही क्रम होगा कि तो सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो नदियों के अवरोही क्रम में ए सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन की गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। गंगा नदी जो सबसे पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है, इसका उद्गम स्थल जो है यह 2 प्रमुख नदी भागीरथी और अलकनंदा के संयुक्त धारा से होता है, और यह उत्तराखंड में जो है भारत में प्रवेश करती है, और ये गंगोत्री से निकलती है गोमुख स्थान से, और फिर जो है यह उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है। पश्चिम बंगाल के बाद जो है यह बांग्लादेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे सही उत्तर होगा 9वां नंबर क्वेश्चन के लिए कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरवन डेल्टा जो है जहाँ पर गंगा और ये ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है उसके मुहाने पर बनता है सुंदरवन डेल्टा, और सुंदरी वृक्ष के कारण जो है उसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है, ये भी याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा बंगाल की खाड़ी में गिरती है और मुहाने पर जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन यौगिक है। यानी अब हम लोग जो है भूगोल के बाद जो प्रश्न आया हमारे पास वो विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, तथा दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले अपडेट आप तक पहुँचे। 11वां नंबर प्रश्न है कि यौगिक कौन सा है। तो यौगिक जो है पारा, यह जो मरकरी है ये तत्व है, ओजोन ये भी ऑक्सीजन का ही ये अणु है लेकिन ये यौगिक नहीं है, वायु मिश्रण है। अमोनिया जो है जिसका सूत्र होता है NH3, यह यौगिक की श्रेणी में आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से निश्चित अनुपात में संयोग करने से पदार्थ कौन सा बनता है। तो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का, शुद्ध पदार्थ अर्थात तत्व कह सकते हैं हम लोग, शुद्ध पदार्थ में तत्व कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ तत्वों को एक मात्रा के विचार से निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ का निर्माण होता है उसको यौगिक के नाम से जाना जाता है। और मिश्रण जो है वो किसी भी अनुपात में मिक्स होता है, और तत्व जो है वो पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप होता है। 3 रूप में रासायनिक रूप से पदार्थ को 3 रूप में बांटा गया है,
तत्व यौगिक मिश्रण। तो तत्व सबसे शुद्ध रूप हुआ, यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निश्चित अनुपात में मिश्रण हुआ, और मिश्रण जो है कोई उसका निश्चित अनुपात नहीं है, वो मिश्रण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वह क्या कहलाता है? उसको आदर्श धातु कहेंगे या उपधातु या मिश्र धातु या धातुमल। तो ध्यान रखिएगा, मेन कन्फ्यूजन जो है वो बी और सी में होगा कि उसको उपधातु कहेंगे या मिश्र धातु कहेंगे, जिसमें धातु का भी गुण हो और अधातु का भी गुण हो, यानी मेटल्स भी हो और नॉन मेटल दोनों का गुण हो। रूम टेम्परेचर पर वो नॉन मेटल की तरह रहता है, अधातु की तरह रहता है, लेकिन जैसे ही ताप उसका बढ़ाते हैं तो वह धातु की तरह काम करने लगता है, जिसका उदाहरण है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो है उदाहरण है। तो इसको उपधातु के नाम से जाना जाता है। उपधातु जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम, याद रखिएगा SI उसका ये है और जर्मेनियम का GE है, ये सब उपधातु है। ये रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर धातु की तरह रहता है, उसके बाद अधातु की तरह अधातु की तरह रहता है, तापमान बढ़ाने पर धातु की तरह बिहेव करता है। मिश्र धातु जो है 2 या अधिक धातु को मिलाने से बनता है, इसलिए मिश्र धातु नहीं कहेंगे, उपधातु कहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि वह कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? धातु है लेकिन विद्युत का कुचालक है। जितनी भी धातु है सामान्यतः वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी उससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित करती है। जो भी हमारा तार है, एल्युमिनियम का, ये कॉपर का, ये सभी विद्युत का सुचालक है, लेकिन जो धातु विद्युत का कुचालक है वो ऑप्शन नंबर सी है, लेड है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? वह पदार्थ है, 3 जो प्रमुख भौतिक अवस्था है पदार्थ का, जिसको ठोस, द्रव और गैस के नाम से जानते हैं। तो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाए जाने वाला जो ये पदार्थ हमारे ऑप्शन में है वह पानी है, जिसका जो पानी जो है वो शुद्ध रूप में द्रव अवस्था में है। उसको जब हम लोग फ्रीज करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वह बर्फ़ की अवस्था में आते हैं, जो कि पदार्थ का ठोस अवस्था है। और फिर उसी पानी को जब हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो वाष्पित होना शुरू होता है, जो कि पदार्थ की तीसरी यानी गैसीय अवस्था है। और एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा कि पानी का जो अधिकतम घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे अधिकतम रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था यानी चौथी अवस्था का नाम क्या है? तो पदार्थ की जो भौतिक रूप से है वो 3 अवस्थाओं में बांटा गया था, जिसको एक को ठोस, दूसरे को द्रव तरल भी कह सकते हैं, और तीसरे को गैस कहा गया। चौथी अवस्था जो है वो प्लाज्मा अवस्था के नाम से जानी जाती है, अर्थात 16वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण को जो है आम भाषा में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं, जिसका इस्तेमाल जो है पानी को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो ये है वो तत्व है कि यौगिक है या मिश्रण है, तो इसका जो सबसे करेक्ट एग्जाम्पल है वो ऑप्शन नंबर बी है कि विरंजक पाउडर जो है वो ये ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, यह जो है यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? परमाणु जो भी होता है, परमाणु के नाभिक में, नाभिक यानी न्यूक्लियस जो बीच में होता है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इसकी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है। अर्थात नाभिक के कण पूछ रहे हैं। परमाणु में 3 कण होते हैं, ई से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन और एन से न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये नाभिक में होता है, अर्थात 18 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है? तो ये जो परमाणु में 3 कण होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसमें से इलेक्ट्रॉन पर जो है वो निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। याद रखिएगा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही उत्तर है 19वां नंबर प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो ये जो 3 कण हैं परमाणु के, इसमें 3 कण का याद रखिए। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले हैं जे थॉमसन हैं, प्रोटॉन की खोज करने वाले गोल्डस्टीन है, याद रखिएगा, और न्यूट्रॉन की खोज करने वाले जो हैं वह ये जेम्स चैडविक हैं, याद रखिएगा तीनों कण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है कि इलेक्ट्रॉन की खोज पूछा जा रहा है थॉमसन, प्रोटॉन की पूछेगा तो गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की पूछेगा तो जेम्स चैडविक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब हमारा जो प्रश्न है वो इतिहास से रिलेटेड प्रश्न है। हम आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लाइक करके
दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसकी बेहतर तैयारी कर सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इन सभी जगहों पर इसका जो है विस्तार रहा है। सभी स्थल के बारे में जो डिटेल्स जानकारी है उसका भी अलग वीडियो हमारे पास उपलब्ध है। बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता पर हमने 100 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का सेट भी चलाया है, जो भी इसी चैनल पर मौजूद है। आप उसे भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वह है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इन सभी जगहों पर सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत रही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। कालीबंगन जो है जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, यह जो स्थल मौजूद है 22वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह कौन है, तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए। यह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, यानी हड़प्पा सभ्यता में वो नवपाषाण युग है, यानी लोग उस वक्त पत्थर के निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, या लौह युग है, लोहा का इस्तेमाल करते थे, या कांस्य युगीन सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सबसे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मुख्य व्यवसाय जो है उस वक्त व्यापार करना था, या पशुपालन था, या शिकार, या कृषि। तो अगर इस पर ध्यान दीजिएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो ये है वह व्यापार करना उस वक्त का मुख्य व्यवसाय। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह नगर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों पर जब हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं तो पता ये चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह नगर है वह लोथल है, जो कि स्थित कहाँ है, तो यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है, तो गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे, अर्थात 25वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए हैं। तो जैन परंपरा के अनुसार जो है जैन धर्म में जितने तीर्थकार हुए हैं उनकी संख्या जो है वह 24 है। तीर्थकारों की संख्या कितनी है, 24 है। प्रथम तीर्थकार जो है वो ऋषभ देव के नाम से जाने जाते हैं, और 23वें तीर्थकार जो है वो पार्श्वनाथ है, और 24 एवं अंतिम तीर्थकार जो हुए हैं वह महावीर हुए हैं। स्वामी महावीर जो है वो 24 और अंतिम तीर्थकार के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो आधुनिक भारत के ये अपने बिहार के ये आधुनिक बिहार के जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में स्थित था, और इसकी जो स्थापना है वह धर्मपाल के द्वारा किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, दो प्रश्न इससे बन सकते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में वह कौन सा जिला इससे संबंधित है, तो वह जो है ये भागलपुर जिला संबंधित है। और भागलपुर का एक और इतिहास है कि भागलपुर जो है वो रेशम के उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ हुआ है, याद रखिएगा 4 बौद्ध संगीति हुआ है। पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वी से वैशाली में, तीसरा हुआ था पटना में, और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। तो तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई है जो कि पाटलिपुत्र पटना में हुआ है, उसकी जो संरक्षण देने का काम किया है उस वक्त जो ये सम्राट थे वो सम्राट अशोक महान थे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वह अब इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि महावीर के माता का नाम क्या था। महावीर के माता का नाम जो है वह त्रिशाला था, जो कि लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वह सबसे सही उत्तर होगा। महावीर के माता का नाम क्या था, त्रिशाला, ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। महावीर की जो मृत्यु है या जिसको महापरिनिर्वाण के नाम निर्वाण की प्राप्ति कहिए, तो महावीर की जो निर्वाण की प्राप्ति हुई है वह श्रवण बेलगोला में हुआ है, या लुम्बिनी में हुआ है, या फिर कुलगुमलय या पावापुरी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे करेक्ट आंसर है कि महावीर की जो निर्वाण की प्राप्ति है वो पावापुरी में हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है नाम, वह एनी बेसेंट का जाना जाता है। थोड़ा सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी इतिहास याद रखिए कि 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। एओ ह्यूम को जो है संस्थापक, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम को संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं और इसकी स्थापना मुंबई में किया गया था। उसके बाद जो है फिर अलग अलग जगहों पर पूरा इसका अधिवेशन होता है और अलग अलग लोगों के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। और इसका जो है पहली महिला अध्यक्ष है वो एनी बेसेंट है और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो सरोजिनी नायडू के रूप में जानी जाती है। कौन? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे। तो वर्ष 1905 में जब बंगाल को विभाजित किया गया पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल आज भी हमारा पश्चिम बंगाल के रूप में उपस्थित है। उस वक्त पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये सारे राज्य जो है पश्चिम बंगाल के हिस्सा हुआ करता था। और पूर्वी बंगाल में जो है बांग्लादेश, जो आधुनिक बांग्लादेश है और असम है, ये क्षेत्र पूर्वी बंगाल के अंतर्गत आते थे। इसका जो है बेसिकली इसको जो है वो धार्मिक आधार पर बांटा गया था, लेकिन प्रशासन की दिक्कत को का नाम देकर के इन्होंने बांटा था। वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन के रूप में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया था। इसके जो प्रमुख नेता के रूप में नाम आता है वो लाला हरदयाल का, ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे करेक्ट आंसर है 33वां नंबर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था। यह कथन जो है किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह जो कथन है यह बाल गंगाधर तिलक का कथन है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक का यह मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है यह किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है यह 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। यानी 35वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारतीय परिषद अधिनियम, इसको जो है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सर्वग्राह्य नाम क्या है? तो इसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन नंबर सी जो है 36वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर है। एक ही प्रश्न को कैसे जो है आपसे घुमा करके कंफ्यूज किया जा सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। भारत में जब हम लोग आगे जो सीरीज करेंगे उसमें देखेंगे कि जो गर्म दलीय आंदोलन हुआ है, उस गर्म दलीय आंदोलन जो है कांग्रेस दो गुट में बट गई। 1907 में सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस दो गुट में बढ़ जाती है, एक नरम दल अलग हो जाता है और एक गर्म दल अलग हो जाता है। तो ये जो लोग हैं मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सभी नरम दलीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन जो गर्म दलीय कांग्रेस के गर्म दलीय आंदोलन के जो पिता कहलाएंगे वो बाल गंगाधर तिलक का नाम आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह बंगाल विभाजन के अगले वर्ष यानी 1905 के बाद 1906 में हुआ है और यह भी दिसंबर 1906 में हुआ है। यह कहाँ हुआ था? तो अभी जो वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ जो है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 मुंबई में और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि 1916 में मद्रास में जो होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे। तो होम रूल आंदोलन के जो प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं उसका नाम आता है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही उत्तर होगा कि 1916 में मद्रास होम रूल मूवमेंट, होम रूल लीग आंदोलन के जो प्रवर्तक है वो एनी बेसेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि शेर पंजाब किसका उपनाम है। शेर पंजाब जो है यह सरदार भगत सिंह का उपनाम है या फिर लाला लाजपत राय का उपनाम है। कंफ्यूज नहीं होइए, सरदार भगत सिंह यानी भगत सिंह जो है इनका भी बहुत अहम योगदान रहा है। बहुत कम समय में इनको जो है फांसी की दे दी गई, लेकिन जो शेर पंजाब के नाम से जाने जाते हैं वो लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें देखे हैं जो विज्ञान,
भूगोल और इतिहास से रिलेटेड प्रश्न था। हम इस सभी प्रश्नों को एक एक करके डिस्क्रिप्शन के साथ देखेंगे ताकि आने वाले परीक्षा में हमसे कोई गड़बड़ी नहीं हो। हम आपसे चलते चलते ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।